हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के नोट्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वन शॉट वीडियो में पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और इससे आप हेल्प लें। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं और उनको रिवीजन करें, बार बार समझने की कोशिश करें और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरे चैनल के वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें। और आपको जो भी सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, मन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी 7 जुलाई का जो सीटेट का पेपर 2 हुआ है उसको मैंने पास किया है और बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया है मैंने। 124 मेरे मार्क्स आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं उसमें जो भी हेल्प हो सकेगा मुझसे, मैं वो करूँगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस थोड़ा सा क्लास जो है ना, इसमें हिस्ट्री का ज़्यादा कंटेंट है, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, या हो सकता है मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करूं। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए, जैसे शुरुआत से 700 ईस्वी तक प्राचीन काल था, फिर 700 से 1750 तक मध्यकाल, 1750 के बाद आधुनिक काल। अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने सबसे पहले 1154 में दुनिया का मानचित्र बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा सटीक नहीं था, पर फिर भी पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में लिस्ने ने एक सटीक मानचित्र बनाया था। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदुस्तान शब्द का पहले क्या अर्थ था, फिर बाद में धीरे धीरे हिंदुस्तान शब्द का मतलब बदलता जाता है। फिर ये रहा दूसरा पेज, कागज़ सस्ता हो गया था। फिर देखिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने जो वृत्तांत लिखा दूसरी बार, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी। हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती है उसमें गड़बड़ी हो ही जाती है। नस्तलीक लिपि क्या होती है, शिक्तलिपि क्या होती है, ये आप देख सकते हैं। मध्य युग में शिक्तलिपि और सिंचाई की रहट तकनीक थी। कताई की चरखे से होती थी। युद्ध में आग्नेयास्त्र आ गए थे। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। राजपूत शत्रु योद्धा क्षत्रिय का समूह होता था। कवि और चारण इनका गुणगान करते थे। फिर जाति पंचायत होती थी। दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन 1266-87 तक संस्कृत प्रशस्ति। पूर्व में बंगाल के गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गजन तक शामिल। इसमें दक्षिण भारत भी शामिल था, जो कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत पहले इसमें शामिल नहीं होता है। फिर खुसरो ने भाषा को इस प्रकार से बांटा था। संस्कृत केवल ब्राह्मण जानते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन हो गया। संस्कृत ब्राह्मण का आदर, राजा संरक्षित होते थे ब्राह्मण का। और 7वीं सदी में कुरान शरीफ भारत आया संदेश उलेमा लेकर। पैगंबर के दामाद अली को नेता मानते थे। हनफी शफी न्याय सिद्धांत था, और ये सिया लोग जो थे पैगंबर के दामाद अली को नेता मानते थे। और अंग्रेज द्वारा हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम लिखा गया, मुस्लिम है ये। और ब्रिटिश में इतिहास को बांटा गया था। मध्यकाल रूढ़िवादी नहीं था। सुन्नी खलीफा को नेता मानते थे, शिया अली को नेता मानते थे। आ जाते हैं चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। मातहत क्या होता था? बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे, राजा के लिए भार लाते थे। अधिक संपदा होने से सामंत से महासामंत, महामंडलेश्वर बन जाते थे मातहत से। दक्कन के राष्ट्रकूट चाणक्य के चालुक्य के अधीन थे पहले। राष्ट्रकूट चालुक्य को हराया, फिर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ, और क्षत्रियत्व प्राप्त किया। जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे वो अपना हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके क्षत्रिय बन जाते थे। कदम्ब, मयूर शर्मन, गुर्जर, प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। शस्त्र अपनाए, ये भी यही वाला किए थे अनुष्ठान। कर्नाटक और राजस्थान के राजा बन गए। कर्नाटक के राजा बने कदम्ब, मयूर शर्मन, और राजस्थान के गुर्जर, प्रतिहार। एलोरा की गुफा जो है उसमें नरसिंह विष्णु का चित्र है, राष्ट्रकूट काल का है। 400 कर तमिलनाडु चोलवंश में वेट्टी कर जबरन श्रम होता था। कदमाई बूढ़ा जैसे होता था, और 400 कर प्रचलित थे। नागभट्ट प्रतिहार नरेश थे। इनका इतना सारा भाग इन्होंने जीत रखा था, ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नागभट्ट जो है प्रतिहार नरेश थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जितना आप जान सकते हैं। राजा भूमि अनुदान ताम्रपत्र ब्राह्मण को देते थे। 12वीं सदी बृहद संस्कृत काव्य कलहण ने लिखा था, जिसमें कश्मीरी राजा के आलोचना थी।
त्रिपक्षीय संघर्ष गंगा घाटी में कन्नौज नगर के लिए हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही फेमस है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच संघर्ष हुआ था और सदियों तक कन्नौज के लिए लड़ाई हुआ था। गुर्जर प्रतिहारी ही जीते थे। सुल्तान महमूद अफ़गानिस्तान गजनी 957 से 1030 में मध्य एशिया के ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सा से सोमनाथ मंदिर को लूटने आए थे। सोमनाथ मंदिर को लूटा था, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने लूटा था, सोमनाथ थोड़ा ज़्यादा फेमस है। अल हिंद अल बरूनी ने लिखा था, इसी के महमूद जो गजनवी आया था ना लुटेरा, उसी के बारे में अल हिंद जो है अल बरूनी ने लिखा था इतिहास, जिसमें उसने जीते गए लोगों के बारे में लिखा था। चाहमान जो है वो चौहान थे, दिल्ली के अजमेर के आसपास रहते थे। पृथ्वीराज तृतीय ये भी चाहमान वंश के थे, 1168 से 1192 तक। सुल्तान महमूद गोरी अफ़गानिस्तान राजा को 1191 में हराया, दूसरे ही साल फिर हार गया उसी से। उड़ैयूर से तंजावुर तक कावेरी डेल्टा मुट्टड़ियार परिवार कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे। उड़ैयार चोलवंशीय विजयालय 9वीं सदी में मुट्टड़ियार को हराया, तंजावुर और निशुम्भ सूदनी मंदिर बनवाया। अब देखो, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने। और ये कौन से वंश के थे? चोल वंश के। और मुट्टड़ियार को हराया था। और मुट्टड़ियार जो थे वो कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी देश इलाके जीता, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव जीता। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे और इनका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। गंगा की घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला जल सेना बनाई थी राजेंद्र प्रथम ने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजराज प्रथम के नाम से एक मंदिर बना था जो राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। तो मंदिर निर्माण इसने करवाया और नौसेना जल सेना जो है वो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। और उनके पुत्र थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम में बड़े मंदिर चमत्कार। ये मंदिर जो है राजराज प्रथम के द्वारा और राजेंद्र प्रथम नौसेना। कांस्य प्रतिमा चोल वंश की निशानी थी और कावेरी नदी की शाखा चावल की खेती के लिए फेमस थी। उड़ कहा जाता था किसानों की बस्ती को। गाँवों का समूह नाडू कहलाता था। मूवेंद वेलन 3 राजा को सेवा देने वाला किसान था। अड़ैयार प्रधान होता था। वेलन ने बगाई गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी की भूमि ब्रह्मदेव ब्राह्मण को उपहार मिली भी भूमि शालाभोग विद्यालय के लिए, देवदान या तिरुवन्नमटुकनी मंदिर के लिए, पलीचंदम जैन के लिए। इनको आपको याद रखना है, या आपको ऐसे क्रॉस वाला मिक्स एंड मैच वाला जो होते हैं ना उसमें पूछ सकते हैं। तमिलनाडु उत्तर मेरु अभिलेख में बताया गया कि सभा की सदस्यता जो है 35 से 30 वर्ष में होती थी। वेद ज्ञाता होना चाहिए, भूस्वामी होना चाहिए, अन्य समिति का सदस्य होना चाहिए, खाता क्लियर होना चाहिए। तांग वंश चीन के 300 वर्ष 7वीं से 10वीं सदी तक शियान राजधानी, परीक्षा से नियुक्ति। ये नीचे जो एक वर्ल्ड का हाईलाइट होता है ना NCERT के चैप्टर के एंड में, उसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिख लिया कि चीन में तांग वंश थी 300 वर्ष में, 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में 300 वर्ष तक चला और ये शियान इसकी राजधानी थी और परीक्षा से यहाँ पे नियुक्ति होती थी। अब आते हैं चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 का मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इस चैप्टर को एंड करती हूँ, इस वीडियो को। अब देखते हैं 2-3 वीडियो में शायद ये बन पाएगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये। फर्स्ट 7 क्लास का जो है ना हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मेडिवल हिस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से पास कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।